हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के काव्य शास्त्र में से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है काव्य के विभिन्न भेदों एवं प्रकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के किन किन आधारों पर भेद किए हैं, इन पर सविस्तार चर्चा कीजिए। आइए अब उत्तर में देखते हैं हमें क्या लिखना है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर काव्य के भिन्न भिन्न भेद किए हैं, लेकिन मुख्यतः दोनों ही विद्वान कविता के दो दो भेद स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण से कविता के दो भेद हैं, विषयगत मतलब कि आत्मपरकता सब्जेक्टिव, और दूसरा है विषयगत कविता मतलब ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक। जबकि भारतीय दृष्टिकोण में काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, प्रबंधात्मक काव्य और मुक्तक काव्य। सबसे पहले हम पाश्चात्य विद्वानों की विचारधाराओं पर विचार करेंगे। पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, जैसा कि हम पहले बताया कि कविता के दो भेद स्वीकार किए गए हैं, विषयगत जिसे हम सब्जेक्टिव या आत्मपरक कहते हैं, विषयगत जिसे हम वस्तुपरक या ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इन दोनों भेदों को वैज्ञानिक मानते हुए एवं उनका समर्थन करते हुए सुप्रसिद्ध हिंदी काव्य शास्त्री बाबू श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं, कविता को हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो वह जिसमें कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करके अपने अनुभवों एवं भावनाओं से प्रेरित होता है तथा अपना प्रतिपाद्य ढूंढ निकालता है, और दूसरा वह जिसमें वह अपनी अंतरात्मा से बाहर जाकर संसारिक कृत्यों एवं रागों में बैठता है और जो कुछ ढूंढ निकालता है उसका वर्णन करता है। पहले विभाग को भावात्मक व्यक्तित्व प्रधान अथवा आत्म अभिव्यंजक कविता कह सकते हैं तथा दूसरे विभाग को विषय प्रधान अथवा भौतिक कविता कह सकते हैं। वहीं सुप्रसिद्ध बंगला साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर भी कविता के उपरयुक्त दोनों भेदों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, साधारणतः काव्य के दो विभाग किए गए हैं। एक तो वह जिसमें केवल कवि की बात होती है, दूसरा वह जिसमें किसी बड़े संप्रदाय या समाज की बात होती है। उपरयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविता के आत्मपरक तथा विषयपरक या वस्तुपरक भेदों को अनेक भारतीय विचारकों ने समर्थन दिया है। आइए हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि आत्मपरक कविता और विषयपरक कविता किस तरह से या अलग है, या इनमें क्या क्या भेद हैं या इनकी परिभाषाएं क्या हैं। आत्मपरक कविता मतलब सब्जेक्टिव कविता भाव प्रधान होती है तथा उसमें वैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं एवं आदर्शों की प्रधानता रहती है। भावों की प्रधानता होने के कारण इसमें गीति तत्व की प्रधानता भी दिखाई देती है, जिस कारण इसे आजकल कुछ लोग गीति काव्य या लिरिक का नाम भी दे देते हैं। दूसरी तरफ विषय परक कविता, जिसे हम वस्तु परक भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। विषय प्रधान अथवा वस्तुपरक कविता में वर्णन की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की कविता का कवि के निजी विचारों एवं अनुभूतियों से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसे बाहरी जगत से प्रेरणा मिलती है। यद्यपि इसमें आत्मपरक कविता की भांति कवि का व्यक्तित्व विद्यमान नहीं रहता, तो भी इसमें कवि का व्यक्तित्व प्रधान रूप में विद्यमान रहता है। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि प्रधान रूप में विद्यमान है, परंतु बाह्य घटना से बात से जुड़ के। आइए इन दोनों के भेदों में देखिए, इन दोनों में क्या प्रमुख अंतर है। पॉइंट हम बना सकते हैं। वैसे तो आत्मपरक एवं विषयपरक काव्य में अंतर, आत्मपरक तथा विषयपरक कविता में जो अंतर है उनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार से हम कर रहे हैं। नंबर 1, आत्मपरक कविता में भावों की प्रधानता रहती है, जबकि विषयपरक कविता में वर्णन की प्रधानता रहती है। नंबर 2, आत्मपरक कविता में कवि सीधे अपने अंतर्मन की बात करता है, जबकि विषयपरक कविता में कवि अप्रत्यक्ष रूप से कथा के माध्यम से बात कहता है। नंबर 3, आत्मपरक कविता में अपने सुख दुख और आशा निराशा का वर्णन समाया रहता है, जबकि विषयपरक कविता में अपने युग, समाज एवं राष्ट्र आदि का वर्णन दिखाई देता है। आत्मपरक कविता की प्रवृत्ति अंतर्मुखी है, जबकि विषयपरक कविता की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है।
मतलब कि वो आंतरिक है, वो आपके अंदर के भावों की है और वो बाहर के भावों से आपको आई है। नंबर 5, आत्मपरक कविता भाव प्रधान होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से होती है, जबकि विषयपरक कविता में वर्णन की प्रधानता होने के कारण इसकी अभिव्यक्ति कथा के माध्यम से होती है। ये अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनमें एक अंतर की रेखा खींचती हैं। आइए अब देखते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार काव्य के भेद क्या हैं। अभी हमने पाश्चात्य किए थे, अब हम भारतीय करने जा रहे हैं। कविता की परिभाषा पर विचार करते समय यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में कविता शब्द साहित्य एवं कविता दोनों अर्थों में एक साथ व्यक्त किया गया है या व्यक्त करता है दोनों को। इसलिए जब कविता के भेदों की बात आती है तो उसमें साहित्य के भेद स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। भारतीय परंपरा में कविता के भेद अनेक दृष्टिकोणों से किए गए हैं। जैसे शैली के आधार पर हम इसे गद्य और पद्य स्वीकार करते हैं, इंद्रियों के आधार पर हम इसे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, गुणों के आधार पर हम इसे उत्तम काव्य और अधम काव्य के रूप में, और बद्ध के आधार पर हम इसे प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। भारतीय परंपरा में काव्य के उपर्युक्त भेदों में यदि गहराई से देखा जाए तो एक बात का हमें ज्ञान होता है कि प्रथम 3 आधारों पर जो काव्य के भेद किए गए हैं, जिसमें शैली के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, गुणों के आधार पर बात करें, वहां काव्य साहित्य के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि जब हम बंध के आधार पर बात करते हैं, जो उसका चौथा पॉइंट था, तो काव्य के भेद जो है कविता के भेद में स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय दृष्टि से हम काव्य के प्रमुख 2 भेद स्वीकार कर सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। अब देखते हैं कि प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य क्या है। प्रबंध काव्य काव्य अथवा कविता का वह रूप है जिसमें एक कथा होती है तथा पूर्वापूर्व बंधनों से युक्त होने के कारण जिसका प्रत्येक पद दूसरे पद से श्रृंखला की भांति बंधा होता है, मतलब एक कड़ी बनी होती है एक तरह से। जबकि मुक्त काव्य कविता का वह रूप है जिसमें कोई कथा नहीं होती और ना कोई पूर्वापूर्व बंधन होता है तथा प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद दिखाई देता है। यदि ध्यान से देखें तो भारतीय परंपरा में प्रबंध काव्य के आगे चलकर महाकाव्य और खंड काव्य तथा मुक्त काव्य के पाठ्य एवं गेय काव्य भी उपभेद स्वीकार किए गए हैं। अब यदि ध्यान दिया जाए भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने जो जो अपने तरफ से दृष्टिकोण दिखाए हैं उन पर हम चर्चा करें तो क्या बनता है कि भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण से किए गए कविता के भेदों पर यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो इससे कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से जो प्रबंध काव्य है वह पाश्चात्य दृष्टिकोण में विषय पर काव्य दिखता है तथा भारतीय दृष्टि में जो मुक्त काव्य है वह पाश्चात्य दृष्टि में क्या है, आत्म पर काव्य के काफी पर्याय उसके निकट दिखाई देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो भेद हैं ये दोनों तरह से एक दो समानता रखते हैं, लेकिन इन समानता होने के पश्चात भी इनमें कुछ ना कुछ जो भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण है कुछ ना कुछ भेद भी, अंतर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ।